चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये पूरा का पूरा नाम है चैप्टर का, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। स्टूडेंट्स के बीच में ये चैप्टर नेल्सन मंडेला के नाम से ही प्रचलित होता है। मतलब बच्चे से पूछेंगे भाई चैप्टर नंबर 2 क्या है फर्स्ट राइट बुक में, तो कोई भी स्टूडेंट बोलेगा नेल्सन मंडेला। ये बाद वाली लाइन जो है इतना याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। नाम नेल्सन मंडेला, जिस आदमी की स्टोरी है उसका नाम भी नेल्सन मंडेला, और जिसने लिखा है उसका नाम भी नेल्सन मंडेला। मीन्स कि उनकी अपनी जो बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, उसी में से जो है ना कहानी ली गई है। अब नाम सुना है कभी ना कभी, तो नाम सुना ही होगा, इस इतिहास में भी नाम सुना होगा। कौन थे? साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला जी। साउथ अफ्रीका के फर्स्ट जो है वो प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट भी थे, बाद में कुछ व्हाइट भी बने, ब्लैक भी बने, लेकिन ऑल एंड ऑल भी ये फर्स्ट थे, और ब्लैक लोगों की लिस्ट में भी ये फर्स्ट थे। ठीक है, तो क्या कहता है, नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो नेल्सन मंडेला वाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, लिखा हुआ है। ठीक है, ये पूरी की पूरी कहानी जिस दिन की है, दैट वाज द डे ऑफ, कब की है ये? 10th मई, 10th मई। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है कि वो 10 मई का जो दिन है उसको साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में ऑटम डे कहा जाता है, यानी कि एक इंपॉर्टेंट दिन माना जाता है। 10 मई 1994, 1994। और ये सीन है जो, ये बेसिकली सीन है ओथ सेरेमनी। क्या है ये? ओथ सेरेमनी। ओथ सेरेमनी का मतलब होता है स्टूडेंट्स शपथ समारोह। जैसे जब कोई नेता जीत जाता है, वो पीएम बनता है, कुछ भी बनता है, तो उसका एक उसकी शपथ होती है, जिसमें खड़ा होकर के वो संविधान की जो है वो शपथ लेता है कि भाई मैं ये करूंगा वो करूंगा। ठीक है, तो कहता है अब इस दिन जब ये कहानी शुरू हुई तो उस दिन उन्होंने एक स्पीच दिया। पूरी कहानी में हम उसी स्पीच को डिस्कस कर रहे हैं, कोई अलग से कहानी नहीं है कि भाई वो कहीं गए आए, वैसा कुछ नहीं है। वो अपनी स्पीच में अपने लोगों के सामने जिन बातों को एक्सप्लेन कर रहा है, उन्हीं सब बातों को इस चैप्टर के अंदर रखा गया। वो एक स्पीच ही है बेसिकली, माने पूरा चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये उनकी एक जगह पर खड़े होकर के दी हुई स्पीच है। ठीक है, तो बारी बारी से वो कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करता है अपने देश के लोगों के सामने। तो सबसे पहले तो वो थैंक यू बोलता है सभी को। ये पूरा एक सीक्वेंस में याद रखेंगे। ही थैंक द वर्ल्ड लीडर्स, जितने भी लोग उधर आए थे उन सभी को थैंक यू बोलता है कि भाई आप लोग आए हैं उसके लिए थैंक यू। और साथ में वो ये भी रिमाइंड कराता है कि देयर वाज अ डे जब हमें कोई मानता ही नहीं था, हमारी कोई समाज के अंदर वैल्यू नहीं थी, हमारी इंपॉर्टेंस नहीं थी। वो उस दिन को भी याद करता है और आज को भी याद करता है, जब हम आज़ाद हुए, फ्रीडम हमें मिली, तो आज सब लोग आए हैं। ठीक है, उसके अलावा बारी बारी सबकी शपथ होती है और आगे चलता रहता है। और वो अपने जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो भी अब लोग नहीं रहे इस दुनिया में, उन सबको वो याद करता है। ठीक है, तो ही रिमाइंडेड द फ्रीडम फाइटर्स who fought for साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका के लड़े, उन सभी को याद करता है कि कितने लोगों ने जान दी है। और वो अपने आप को लकी भी समझता है कि हम आज़ादी देखने के लिए हैं सही सलामत। और ऐसे हजारों हैं हमारे साथी जो आज आज़ादी देखने के लिए शामिल इस देश में जिंदा नहीं है, लेकिन उन्होंने भी बहुत जंग जो है वो जीती है। उसके बाद एक पॉलिसी को डिस्कस करता है नेल्सन मंडेला, अपार्थीड, सुना होगा नाम। अब ये अपार्थीड क्या पॉलिसी थी? ये पॉलिसी थी ब्लैक और व्हाइट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन। याद रखेंगे इस वर्ड को, अपार्थीड वर्ड को। ब्लैक
फाइट के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। सॉरी, भेदभाव। और इसी पॉलिसी को डिस्कस करते हुए नेल्सन मंडेला कहता है कि इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू डेमोलिश दिस पॉलिसी। अब हमारे देश में ये पॉलिसी नहीं होगी। वो इस पॉलिसी को इस अर्थ पे, इस दुनिया में इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे घटिया पॉलिसी बताता है कि इसके अंदर ह्यूमैनिटी नाम की चीज नहीं है। जहां पर आप केवल इस बात पर जजमेंट कर रहे हो कि जो आपके सामने खड़ा है उसका कलर क्या है, माने अगर वो व्हाइट है तो ये सही है, अगर वो ब्लैक है तो वो गलत है, खाली रंग देख करके। और इसको रंग भेद भी कहते हैं। हिंदी में एसएसटी में तुमने सुना होगा, इसको रंग भेद की नीति भी जो है ना वो कहा जाता है, जहां पे रंग के आधार पे भेदभाव देखने को मिलता है। और इसीलिए जब नेशनल एंथम बजा था तो कितने नेशनल एंथम बजे? 2 बजे। 2 नेशनल एंथम बजाए गए। क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि व्हाई वर 2 नेशनल एंथम्स संग, क्यों 2 बजे? तो वजह क्या बतानी है आपको, ताकि देश के अंदर इक्वलिटी शो कर सके कि आज जब हम आजाद हुए हैं तो खाली व्हाइट लोग आजाद नहीं हुए हैं और ना ही खाली ब्लैक लोग आजाद हुए हैं, ब्लैक भी आजाद हुए हैं और व्हाइट भी आजाद हुए हैं, पूरा देश आजाद हुआ है। और देश में जितने लोग भी रह रहे हैं, चाहे उनका कोई भी कलर है, इस देश पे सबका राइट उतना ही है। इस देश के जो मिनरल्स हैं, जो जेम्स हैं, उनके ऊपर सबका इक्वल राइट है। ऐसा नहीं है कि जो ब्लैक है अब उन्हीं का देश है। हालांकि साउथ अफ्रीका या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है वो व्हाइट पीपल उसमें नहीं है, नेटिव लोग वहां के, तो व्हाइट तो वहां के नेटिव है नहीं, तो व्हाइट आए कहां से? तो जो कॉलोनी जो टाइम था जब ब्रिटिशर्स वहां पे आके रहना उन्होंने शुरू किया, तो उन्होंने अपनी फैमिलीज वहां पर सेटल डाउन करी, तो काफी व्हाइट लोग वहां रह गए। तो वो लोग अभी भी चलते आ रहे हैं जिनके पेरेंट्स, फादर मदर, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर में से कोई ना कोई ब्रिटिश है या अमेरिकन है, तो वही लोग उधर रह रहे हैं। ठीक है, तो 2 नेशनल एंथम बजाए गए इस बात को शो करने के लिए कि किसी भी देश के या हमारे देश के किसी भी नागरिक को इस बात का जरा सा भी फील ना हो कि भाई हमारे लिए देश में वैल्यू नहीं है। उसके बाद एक चीज डिस्कस करते हैं जिसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन ही बनता है, और वो क्या है? मीनिंग ऑफ फ्रीडम। वो डिस्कस करता है मीनिंग ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब ये मीनिंग ऑफ फ्रीडम क्या था? नेल्सन मंडेला कहता है कि मेरी नजरों में जो फ्रीडम है उसके मीनिंग ना बदलते रहते हैं। अब उसने लोगों को समझाने के लिए बता रहा है कि जो आप बहुत बचपन में होते हो, जो एक चाइल्ड होते हो आप, तो चाइल्ड के लिए फ्रीडम का मीनिंग क्या है? आप यहाँ वहां घूम रहे हो, है ना, यहाँ वहां घूमना, खेतों में, कहता मैं खेतों में घूम रहा हूं, मम्मी मुझे कुछ कहे ना, मुझे कोई डांटे ना, खेलने का मौका मिले, तो मुझे लगता है कि इट इज फ्रीडम, मैं फ्री हूं। ये तो थोड़ा सा मैं जब यंग हुआ, टीनेजर मैं जब हुआ, थोड़ा सा जवान हुआ, तो मुझे लगता कि अपनी चॉइस से पढ़ना लिखना, चॉइस के सब्जेक्ट चूज कर लेना, अपनी चॉइस से बाहर घूम लेना, कॉलेज जाना ना जाना, ठीक है, अपनी चॉइस जब मुझे मिलने लगी तो मुझे लगा कि चॉइस मिलना ही फ्रीडम है। कहते जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो अपनी ही चॉइस से शादी कर लेना, माने जब थोड़ा सा और मैच्योर हुआ वो, तो उसके लिए शादी, जॉब, ये सब चीजें फ्रीडम जो है वो बन गई। लेकिन ऑल एंड ऑल बाद में वो क्या कहता है कि ये सब फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम जब तक मेरी कंट्री का हर एक आदमी फ्री नहीं है, वो गुलाम है, तो ये सब चीजें पार्शियल फ्रीडम है, माने ये इनकी वैल्यू नहीं है। ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा कि व्हेन ही वाज चाइल्ड तो ही वाज थिंकिंग कि ये चीजें फ्रीडम होती है, व्हेन ही वाज टीनेजर और सम वेरी यंग, तो उसके अकॉर्डिंग दीज आर द थिंग्स ऑफ वेयर ही कैन से दैट आई एम फ्री। थोड़ा सा जब वो और मैच्योर हुआ तो उसको लगा कि मैरिज, जॉब, फैमिली, दीज आर द फ्रीडम, है ना। लेकिन एक्चुअलिटी में इनमें से कोई भी चीज को लास्ट ऑफ फ्रीडम वो नहीं कहता। और यहीं पर वो बात करता है एक और वर्ड की, दैट इज ट्विन ऑब्लिगेशन। याद रखना ये वर्ड भी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्विन ऑब्लिगेशन? किन ट्विन ऑब्लिगेशंस की बात करता है नेल्सन मंडेला अपनी इस कहानी में, अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में? तो ट्विन ऑब्लिगेशन का मतलब 2 जिम्मेदारी, जिम्मेदारी टुवर्ड्स फैमिली और जिम्मेदारी टुवर्ड्स नेशन। एक परिवार के प्रति जिम्मेदारी और दूसरी देश के लिए जिम्मेदारी। और वो यहाँ ये भी क्या ऐड करता है कि वी कैन नॉट प्ले द कंप्लीट रोल, हम पूरा रोल नहीं निभा सकते। वी कैन नॉट फुलफिल द ऑब्लिगेशंस टुवर्ड फैमिली एंड नेशन एट द सेम टाइम। एक ही समय पे आप दोनों जिम्मेदारियां नहीं निभा सकते,
you have to sacrifice. If you want to play the best role for your family, you have to sacrifice from the field of nation. माने नेशन आपको फिर साइड में सेकेंडरी करना पड़ेगा. If you want to consider your nation primary, then you have to put your family secondary. अगर आपको नेशन को नंबर 1 पे रखना है तो फिर फैमिली आपको दूसरे नंबर पे करनी. खास तौर पे अफ्रीका जैसी कंट्री में जहां पर जब वो गुलाम है. अब नहीं, आज की डेट में तो फिर भी चलो माहौल बदल गया, लेकिन जिस जमाने की वो बात कर रहा हूं, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूं. कहते हैं इस टाइम पे आप इनमें से किसी एक ही चीज को इंपोर्टेंस दे सकते हो, दोनों को नहीं. जेल में भी वो रहा. जनरल्स के बारे में बात करता है अपने स्पीच में कि आज ये मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, कल तक ये मुझे पीटते भी थे, पनिश भी करते थे. इसी पॉइंट पे वो ऐड भी करता है कि ये मैं इस बात का बुरा नहीं मानता हूं, क्योंकि तब ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई आपको जब वो अंग्रेजों के काम करते थे तो हम गुलाम थे, तब तो हम थोड़ा उस टाइम पे थोड़ा मैं प्रेसिडेंट था, तब तो मुझे पीट भी सकते हैं, ये मुझे प्रताड़ित भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं. बट आज वो प्रेसिडेंट, तो आज बात अलग है. सपोज करो आज कोई पुलिस वाला है, मुझे डांट दे, किसी चालान काट दे मेरा गाड़ी तेज चलाने के ऊपर, कल को देश का पीएम बन जाऊं मैं, और वही पुलिस वाला मुझे टकराया, अच्छा तू ही था, इधर आ जा. तो अगर मैं उससे बदला लूं तो वो मेरी नालायकी है, क्योंकि जिस दिन चालान उसने काटा उस दिन वो पुलिस वाला था, मैं एक आम आदमी था. आज मैं पीएम बन गया, इसका मतलब ये थोड़ा कि मैं बदला लूंगा उससे. उस दिन उसने जो निभाई वो उसकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि उस दिन वो मेरे से ऊपर था, तो जो मिलेगा उसको मौका वो करेगा, वो है ना. आगे क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डू द मिलिट्री जनरल्स डू एंड हाउ हैज एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई, कि उन्होंने क्या किया और उनका ये स्वभाव आज बदला कैसे था. तो आंसर में लिखता है द जनरल्स सैल्यूटेड नेल्सन मंडेला, सैल्यूट किया जनरल साहब ने, एंड देयर एटीट्यूड टुवर्ड ब्लैक्स हैड टेकन अ ग्रेट चेंज, इंस्टेड ऑफ अरेस्टिंग ए ब्लैक दे सैल्यूटेड हिम. कहता है आज मैं देश का प्रेसिडेंट बन गया तो आज मेरे लिए उनका जो हाव भाव है वो पूरी तरह से बदल गया. आज मुझे अरेस्ट करने नहीं आए, मुझे सैल्यूट करने आए, है ना. तो ये चीज है. उसके बाद वो कहता है व्हाट इज द रियल मिनरल्स एंड रियल प्रोस्पेरिटी ऑफ ए कंट्री. तो रियल जेम्स की बात करता है. उससे कहता है जी असली जो कोई देश जो होता है, उसके जो हीरे मोती, जो उसकी असली जो पैसा है, उसका धन है, वो क्या होता है, वो जमीन के नीचे दबे हुए नहीं है, वो होते हैं वहां के लोग, पीपल ऑफ ए कंट्री. अगर वो सही हैं तो समझ लो वो देश सही है. मींस कोई देश के अंदर बहुत कुछ निकलता है. अफ्रीका के अंदर ऐसे बहुत सारी कंट्री हैं जिनमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, लेकिन वहां पे ना करप्शन बहुत ज्यादा है. मतलब जो भी निकलता है जमीन से, सरकार उसको खा जाती है, और 20-30 लोग उसको खा जाते हैं बेच के, और आम आदमी को कुछ नहीं मिलता. तो वो यही कहना चाह रहा है कि अगर करप्शन नहीं होगा, लोग सही रहेंगे, सरकारें सही काम करेंगी, तो सब वैसे भी सही हो जाएगा. आप जापान को देख लो, जापान कोई मिनरल्स में रिच थोड़ा ना है, लेकिन वैसे रिच है. मतलब वहां कुछ होता नहीं है, खेती बाड़ी ना के बराबर होती है, जमीन खोदो तो लोहा नहीं निकलता, क्या पता कहीं निकल जाए कबाड़. तो वैसे प्राकृतिक तौर पे इतना संपन्न नहीं है जापान, प्राकृतिक तौर पे इतना संपन्न नहीं है, भगवान की देन उनके ऊपर नहीं है, लेकिन उनकी खुद की देन है उनके ऊपर. मतलब वहां के जो लोग हैं वो देश के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित हैं, उनके लिए देश सबसे पहले है, इसलिए जो भी उनके पास है वो उसका बेस्ट यूज करते हैं, वो उसको बीच में खराब नहीं करते. करप्ट नहीं है वो लोग, करप्शन नहीं करते, खराब करने की कोशिश नहीं करते कि लूट लो, मौका मिले देश को लूट लो. हमारे यहाँ उल्टा है. हमारे यहाँ उल्टा इसलिए है कि जब भी किसी को मौका मिलता है तो आदमी सोचता है कि 2 दिन मौका है तेरे पास, जितना लूट सके लूट ले. किसी पुलिस वाले की ड्यूटी अच्छी जगह आ जाए, जहाँ खूब ट्रैफिक हो, वो सोचता है हाँ अब आ गया मजा, अब मैं भीड़ भाड़ में आ गया चांदनी चौक में, अब जितना लूट सकते हो लूटो. दुकानदार को डंडा चलाओ, किसी और को डंडा मारो, निकाल पैसे, ये चलता है हमारे यहाँ. तो वो इसी बात पे कहता है कि वहाँ की जनता ही असली हीरे मोती हैं. अगर वो ठीक है तो सब सही है, वो खराब है तो सब खराब है. जब अपनी स्पीच को खत्म करता है तो वो दो वर्ड यूज करता है. एक वर्ड यूज करता है ऑप्रेसर, एक वर्ड यूज करता है ऑप्रेस्ड. ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड 2 वर्ड वो यूज करता है. ठीक है. अब इन 2 वर्ड का मतलब क्या होता है देखो. ऑप्रेसर का मतलब होता है जो इंसान दूसरे इंसान को दबा के रखता है. ऑप्रेस्ड का मतलब होता है वो इंसान जो दूसरे से दब के रहता है. वो ये कहता है कि मेरे नजरों में, अगर मेरी बात मानी जाए, जब अपनी स्पीच पूरी कर रहे हैं तो कहता है अकॉर्डिंग टू मी ऑप्रेसर इज ऑल्सो ऑप्रेस्ड. ऑप्रेस्ड
ऑपरेसर जो है वो भी एक तरीके से गुलाम है, दबा हुआ है। वो किसका गुलाम है? कहते ऑपरेसर इज स्लेव ऑफ नैरो माइंड। जो दूसरे को दबाने वाला आदमी है वो गुलाम है छोटी सोच का। इसका छोटी सोच का, अपनी बुद्धि का गुलाम है वो। दूसरे को दबाना भी एक गुनाह है, ठीक है। और जो ओप्रेस्ड है वो तो है ही ओप्रेस्ड, वो तो डायरेक्टली दिख रहा है। अब मान लीजिए 2 आदमी हैं, मैं मालिक हूं, ये कोई नौकर है मेरा, तो मैं इसको दबा के रखता हूं। तो क्या कह रहा है कि जो मालिक बन के बैठा हुआ है वो भी गुलाम है, और जो गुलाम है वो भी गुलाम है। अब जो गुलाम है वो तो हमें समझ में आ गया, तो किस लिए गुलाम है, क्योंकि तो है ही। लेकिन जो दूसरे को गुलाम बना के रखता है वो खुद गुलाम है उस छोटी सोच का, जिस सोच की वजह से वो इतना नालायक बन गया कि दूसरे को दबाने की सोचता है, उसको लूटने की सोचता है, उसको परेशान करने की सोचता है। अब क्वेश्चन इसमें से क्या क्या निकलते हैं, मैंने साथ साथ में बताया है। जैसे एक बार क्वेश्चन आता है कि 10 मई के दिन को इंपॉर्टेंट या ऑटम डे क्यों बोला गया, तो आप बताओगे क्योंकि ये फ्रीडम इस दिन मिली थी। किसी भी कंट्री के हिस्ट्री में जिस दिन वो आज़ाद होते हैं वो दिन तो इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। जैसे हमारे लिए अगस्त 15 1947 है ना। टू विन ऑब्लिगेशन की बात मैंने करी, मीनिंग ऑफ फ्रीडम कैसे चेंज होते हैं वो मैंने बात करी, जनरल्स का एटीट्यूड बदलता है वो मैंने बात करी, नेशनल एंथम दो क्यों गए वो मैंने बात करी, अपार्थाइड पॉलिसी क्या होती है उसके बारे में हमने चर्चा करी। तो ये सब पॉइंट हैं जिनमें से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, और जब ये बातें ध्यान रहेंगी तो फिर पेपर में आराम से लिख पाओगे।